everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to discuss about array data structure. So let's begin. आज हमारा एजेंडा होने वाला है array data structure. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So array का जो definition है वो क्या होता है? An array is a collection of items of same data types stored at contiguous memory location. Now ये जो डेफिनेशन है इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं. Now कलेक्शन क्या हो सकता है? कलेक्शन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. सी कलेक्शन कुछ नंबर्स का हो सकता है, कैरेक्टर का भी कलेक्शन हो सकता है, या फिर पर यहाँ पर एरे में जब हमें डेटा स्टोर करना होता है तो हमें ध्यान रखना है या कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप होता है हमेशा. सपोज मुझे मेमोरी में यदि इंटीजर डेटा सेव करना है तो मैं इंटीजर करूंगी, या फिर मुझे कैरेक्टर करना है तो कैरेक्टर करूंगी. यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकती कुछ बी एंड यहाँ 2 ले लिया तो ये अलाउ नहीं है. इसका मतलब है आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप ही हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. और कहाँ करना है हमें ये सारा स्टोर? कंटीजियस मेमोरी में. कंटीजियस मेमोरी क्या होती है? कंटीजियस मेमोरी का मतलब होता है एक के बाद दूसरा अलोकेशन आ जाता है. कैसे होता है वो ये देखिए. यहाँ पर एरे में सपोज मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज स्टोर करना है एरे के अंदर 10, 20. तो 20 कहाँ स्टोर होगा? जैसे मेरा इंडेक्स 0 है तो 0 के बाद क्या आएगा? 1 इंडेक्स, तो 1 पे ही होगा, 2 पे जाके स्टोर नहीं हो जाएगा. तो ये होता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन. ओके, ये यदि मुझे 30 करना है तो वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा, 40 तो यहाँ. तो ये होता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन. आई थिंक एरे क्लियर हो गया कि एरे क्या होता है. अब हमें समझना है कि आखिर में एरे ही क्यों हमें यूज करना है. मींस एरे की क्या जरूरत पड़ती है. यहाँ हम अलग अलग ये वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, पर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे. सी यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने. सपोज मेरे पास 4 डेटा है 10, 20, 30 एंड 40, और ये मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिए है 4 I, J, K, L. ये वेरिएबल क्या करते हैं? अपने अंदर ना डेटा को स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद रैम में जाकर सेव हो जाते हैं. तो इनका यदि मैं आपको पोजीशन बताऊं कि ये रैम में जाकर कैसे सेव होते हैं, तो यहाँ देखिए ये रैम है. सपोज मैंने कि रैम बनाया है और ये जाकर डेटा इस तरीके से कुछ सेव हो जाएगा. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 208 क्या है. तो ये ना रैम में कुछ मेमोरी एड्रेसेस होते हैं. मेमोरी में बहुत सारी स्पेस होती है. मैंने कुछ भी रैंडमली ऐसे ही एड्रेस ले लिया तो ये वैल्यू ना कहीं भी जाकर सेव हो जाती है किसी भी एड्रेस में. ओके, तो सपोज मुझे यहाँ पर 20 को फैच करना है तो 20 मेरा जो डेटा है ये मुझे चाहिए आउटपुट में. तो यहाँ पर क्या होगा? वो हर एक लोकेशन पे जाकर सर्चिंग होगी कि 20 कहाँ है, और उसको यदि यहाँ मिल गया तो ठीक है, यदि लास्ट में मिला तो कितने सारे यहाँ पर सर्चिंग लग जाएंगे. मतलब हमें समझ में आया कि इट टेक्स n नंबर ऑफ टाइम टू सर्च इवन अ सिंगल डेटा. ओके, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. इसको क्या बोल सकते हैं हम? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी. और सपोज यहाँ तो 4 वैल्यूज है. सपोज यहाँ मेरे पास 100 डेटा होता तो क्या होता? तो मुझे 100 वेरिएबल्स डिफाइन करने होते, और यदि मुझे 99th प्लेस पर यदि मुझे कुछ वैल्यू सर्च करना होता तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है आप खुद सोच सकते हैं. और वेरिएबल स्टोर करने के लिए मुझे स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी. और मैंने आपको बताया है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. डेटा स्ट्रक्चर एक वे होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और उसको एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं. एफिशिएंटली एक्सेस करने का मतलब ये होता है कि बहुत कम टाइम में और बहुत कम स्पेस में मुझे मेरा डेटा सेव करना है. तो क्या यहाँ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो इसीलिए हम इस प्लेस पर एरे जैसा डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना प्रिफर करते हैं. तो यदि मैं एरे स्टोर करूंगी इसमें तो वो कैसे स्टोर होगा? सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया है और उसमें मैंने 4 डेटा स्टोर किया है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 मेमोरी एलोकेशन मुझे अलॉट हो जाएंगे. और आप देखेंगे यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन है इसमें 4 का डिफरेंस है स्पेस में. डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आपको पता है क्या, इंटीजर जो है वो जब भी सेव होता है तो 4 बाइट का डेटा कंटेन करता है. तो सिमिलरली जैसे ही मैं एरे डिक्लेयर करती हूँ तो ये 4 डेटा मेरा सेव हो जाएगा, और ये
इस तरीके से कुछ जाकर सेव होगा। अब इसमें क्या बेनिफिट है, सपोज मुझे कुछ डेटा फाइंड आउट करना है तो ये ना इंडेक्सिंग पर जाकर सेव होता है। जैसे इसका इंडेक्सिंग 0 है, इसका 1 2 3, तो ये एरे की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर इंडेक्सिंग में जाकर सेव होता है। सपोज मुझे कुछ डेटा फाइंड आउट करना है तो मैं देखो आपको इसको यदि रैम के फॉर्मेट में बताऊं कि रैम मेमोरी में जाकर कैसे सेव होता है डेटा, तो वो ऐसा सेव होता है कुछ एरे में। और यदि एरे से मुझे फाइंड आउट करना है एक वैल्यू 40, जो कि मुझे यदि पता है कि 3rd नंबर के इंडेक्स पर सेव है, तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ मेरा जो एरे है वो लिखना होगा, इंडेक्स की वैल्यू, और सिर्फ मुझे यहाँ पर प्रिंट करना होगा। तो मुझे ये पता है क्या आंसर देगा, ये डायरेक्टली, सॉरी यहाँ 3 लिखेंगे हम, और ये डायरेक्टली 3rd नंबर के इंडेक्स पर जाएगा और 40 को प्रिंट कर देगा। ऐसा कैसे हुआ, यूनिट टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ ऑलरेडी इंडेक्स पता है। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट पर जाकर सर्चिंग नहीं होती है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट में सर्च ना होकर डायरेक्टली जो इंडेक्स हमने लिखा है उस पर जाकर सर्च होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये यहाँ सर्चिंग टाइम जो है वो यहाँ पर यूनिट होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली जाकर डेटा को एक्सेस करता है यदि हमें उसका इंडेक्स पता है। तो यदि यहाँ पर मिलियंस ऑफ या 100 डेटा भी होता, तो सपोज 100 डेटा होता मेरे पास और मुझे 99th वाला जो डेटा है वो फाइंड आउट करना होता, तो क्या करना होता मुझे, मैं सिर्फ यहाँ पर A लिखती और 99 लिखती और मैं प्रिंट करा देती, तो मुझे वो वाला डेटा फाइंड आउट होके आ जाता। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कि ये कैसे बेनिफिशियल है और एरे डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज कहाँ कर सकते हैं और हम ये डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर क्यों रहे हैं। तो यदि हमें ये समझ में आया है तो अब हम देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। यहाँ पर मेमोरी शॉर्टेज नहीं होता है, शॉर्टेज नहीं होता है मतलब हमने ऑलरेडी प्री डिफाइन किया है। यहाँ पर 4 को देखो तो हमारे 4 डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो प्री डिफाइन है तो शॉर्टेज नहीं है। और यदि मुझे डेटा फाइंड आउट करना है तो यूनिट टाइम ही लगता है यदि मुझे डेटा की इंडेक्सिंग पता है तो। ओके, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, लाइक साइज जो है वो स्टैटिक है। दैट मीन्स क्या कि रन टाइम पर इसको चेंज नहीं कर सकते। सपोज मुझे ओवर अ टाइम रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ एक डेटा ऐड करना है तो वो मैं नहीं कर सकती इसमें। और क्या हम देख सकते हैं इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन कॉस्टली होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि सपोज मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो वो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने जो ये डिफाइन किया है ए का साइज 4, ये देखो यहाँ पर ए का साइज 4 है, 0 1 2 3 ये 4 है, और ये मैंने डिफाइन किया है कंपाइल टाइम पर। कंपाइल टाइम पर मैंने डिफाइन किया है, और मैं रन टाइम पर यदि इसको चेंज करना चाहूँ या मैं डिलीट करूँ या मैं इंसर्ट करूँ तो वो मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये इसके कुछ क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस भी हो गए ना। अब हम देखते हैं इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी। कॉन्टेक्ट लिस्ट जब हम मोबाइल में सेव करते हैं या फिर हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो स्क्रीन विजिबल होती है हमें उसके जो पिक्सल्स हैं वो सारे ही एरे यूज करते हैं। टिकट बुकिंग का चलो मैं आपको एक सिनेरियो समझाती हूँ, और सिमिलरली कॉन्टैक्ट का भी है। सपोज मैंने टिकट बुकिंग करी है मेरी पहले, तो वो 0th इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगी। आपने किया है तो वो 1 पे जाएगा, किसी और ने किया है वो यहाँ पर। सपोज आपको आपकी टिकट सर्च करनी है तो डायरेक्टली वो इस इंडेक्स पे जाएगा और वो आपको आपका टिकट फैच करके दे देगा। तो सिमिलरली एरे जो है वो बहुत यूजफुल भी होता है। ओके, तो आई थिंक आपको एरे का जो कॉन्सेप्ट है पूरा समझ में आया होगा। एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Thank you for watching Premium Learnings and see you in next video.